Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज के लेक्चर में हमने टारगेट हमारा एक तो है होम असाइनमेंट डिस्कशन, यानी होम असाइनमेंट हमारी क्या है, चैप्टर 21 से रिलेटेड पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, वो आपको असाइनमेंट के तौर पे 2 दिन पहले दे दिए गए थे, आपने उनको पढ़ लिया होगा। इनमें जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम अपना फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर हमारा होगा मीटिंग्स, जो कि चैप्टर हमारा 24, और इसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 हम पढ़ेंगे सिर्फ टाइप्स ऑफ जनरल मीटिंग। लेकिन आज के लेक्चर में ही, हालांकि जो मैंने आपको बताया था चैप्टर 24 से ऑनवर्ड हमारे चैप्टर्स हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कंपैरेटिवली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनमें आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव से ही एग्जाम लेवल के कंसेप्ट स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम डिस्कशन करते हैं पास्ट पेपर्स की। चैप्टर 21, शेयर कैपिटल टाइप्स एंड वेरिएशन। सबसे पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, 2 क्वेश्चंस हैं। पहले 2 क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, फिर लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 3 से 7 तक कोई प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 2, शुड द डायरेक्टर बी ए मेंबर ऑफ द कंपनी। देखिए, इसके मार्क्स को इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, कंसेप्ट की तरफ आते हैं। क्या एक डायरेक्टर को मेंबर होना चाहिए? इसका जवाब है यस। याद रखिए, डायरेक्टर के लिए लाजमी है कि वो मेंबर हो, शेयर होल्डर हो, स्वयं कुछ एक्सेप्शंस के। डायरेक्टर के लिए लाजमी है कि वो मेंबर हो स्वयं कुछ एक्सेप्शंस के। अब वो एक्सेप्शंस क्या है वो मैं यहां नहीं बता रहा, इसलिए मैंने आपसे कहा मार्क्स को इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि एक्सेप्शन भी इसका हिस्सा बनेंगे। हम बताएंगे कि इन केसेस में एक डायरेक्टर नॉन मेंबर जो है वो भी डायरेक्टर बन सकता है। यानी इन केसेस में डायरेक्टर का मेंबर होना जरूरी नहीं, वो एक्सेप्शंस होंगी, वो भी हमने नहीं पढ़ी। तो हमारा 1 वर्ड आंसर क्या होगा, 1 सेंटेंस आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? यस, डायरेक्टर का मेंबर होना जरूरी है, लेकिन ज़हन में रखिएगा इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं जी। इसके अलावा 3 से 7 तक क्वेश्चन नंबर 6 का, हाउ ए पर्सन कैन बिकम एंड सीज टू बी ए मेंबर ऑफ कंपनी। कब वो कंपनी का मेंबर नहीं रहेगा? देखिए, जब वो शेयर होल्डर नहीं रहेगा। अगर वो कंपनी के सारे शेयर्स बेच देता है तो क्या वो कंपनी का मेंबर रहेगा? वो नहीं रहेगा। ठीक है, इसी तरह अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, उस केस में उसका नाम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से, रजिस्टर ऑफ मेंबर से निकाल दिया जाए तो क्या वो मेंबर रहेगा? वो मेंबर नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये 2 एग्जांपल्स हैं जिनमें एक मेंबर जो है वो बाद में हो सकता है सीज टू बी मेंबर। वो आपने वो फिर वही एग्जांपल आ गई मिसिज राहील वाली, उसमें लिखा हुआ था मिसिज राहील सीज टू बी ए मेंबर। तो कब वो मेंबर नहीं रही? कैसे ऐसे हुआ होगा? उनका नाम कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में वहां से लायबिलिटी क्लास से निकाल दिया गया होगा, और रजिस्टर ऑफ मेंबर कंपनी ने एक मेंटेन करना, जैसे हमने पढ़ा ना रजिस्टर ऑफ मॉर्गेज एंड चार्जेस, उसी तरह एक रजिस्टर ऑफ मेंबर्स होता है, उसमें से भी अगर नाम निकाल दिया जाए तो वो फिर मेंबर नहीं रहता जी। क्लियर हो गया कंसेप्ट मेरे भाई? 3 से 7 तक और कोई क्वेश्चन नहीं। क्वेश्चन 8 से 9 तक लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 से रिलेटेड क्वेश्चन है। इनमें कोई क्वेश्चन 8 जी कह रहे, राइट शॉर्ट नोट व्हेन शेयर्स ऑफ स्मॉलर एंड हायर नॉमिनल वैल्यू आर मर्ज्ड टुगेदर अंडर द प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन एंड सब डिवीजन ऑफ शेयर्स। ठीक है, बताइए प्रोसेस, शॉर्ट नोट लिखिए। तो जब कंसोलिडेशन और सब डिवीजन होगी, इससे रिलेटेड हमने क्या कंसेप्ट पढ़ा हुआ है? कंसोलिडेशन और सब डिवीजन के बाद जब न्यू शेयर इशू किए जाएंगे, इनके राइट्स क्या होंगे? प्रोपोर्शनेट होंगे पेड अप वैल्यू के हिसाब से, वो इंक्रीज तो नहीं हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि अगर 1000 रुपए का शेयर है और उसके 10 हिस्से किए गए हैं तो अब जो राइट्स हैं शेयर होल्डर के वो 10 गुना बढ़ जाए, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, जो राइट्स हैं वो प्रोपोर्शनेट रहेंगे पेड अप वैल्यू के हवाले से, वो चेंज नहीं होंगे। यही कंसेप्ट है सब डिवीजन और कंसोलिडेशन के लिहाज से जी। और कोई क्वेश्चन? अच्छा, क्वेश्चन लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 से रिलेटेड जो क्वेश्चन है 10 से 13 तक,
इनमें कोई प्रॉब्लम? 12 कह रहे स्टेट द परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डर्स वोट्स रिक्वायर्ड टू अप्रूव द फॉलोइंग रेजोल्यूशंस इन केस एनी बिजनेस डज नॉट परटेन टू शेयर होल्डर स्टेट हु इज एम्पावर्ड टू अप्रूव द सेम। वो कह रहा है कि बताइए कि इनमें से किस केस में अप्रूवल शेयर होल्डर्स देंगे, कुछ किस केस में अप्रूवल शेयर होल्डर्स के अलावा कोई और देगा। देखिए शेयर होल्डर्स के अलावा और कौन अप्रूवल दे सकता है? डायरेक्टर्स। लॉ ने मेंशन किया हुआ है किन केसेस में डायरेक्टर्स काम खुद कर सकते हैं और अप्रूव कर सकते हैं मैटर्स को, और किन केसेस में शेयर होल्डर से अप्रूवल की जरूरत होगी। ठीक है, तो इशू उसने हमें क्या दिया? कह रहा है इनकॉर्पोरेटिंग इंक्रीज इन ऑथोराइज्ड कैपिटल इन द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो बताइए इसमें क्या अप्रूवल शेयर होल्डर्स की अप्रूवल की जरूरत होती है या डायरेक्टर्स की अप्रूवल से काम चल जाता है? शेयर होल्डर्स की अप्रूवल की जरूरत होती है। परसेंटेज बताइए क्या है? हाँ 75% या जो लीगल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं 3/4 परसेंट। जी क्लियर हो गई ये कंसेप्ट? अच्छा एक स्पेशल रेजोल्यूशन आपको मैंने रेजोल्यूशन बताई थी, 2 ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन। अच्छा उनके हवाले से एक कंसेप्ट मैं आपसे थोड़ा एडवांस डिस्कस करना चाह रहा हूँ। अभी थोड़ी देर में डिस्कस करना था लेकिन चूंकि वो रेजोल्यूशन की बात हो रही है तो मैंने कहा चलिए अभी बता देता हूँ। फर्ज कीजिए एक कंपनी के 100 शेयर्स होल्डर्स हैं, 100, हर एक के पास इक्वल पावर है, 1 वोट हर एक के पास, 100। कंपनी का कोरम का कंसेप्ट तो आपको पता है। कोरम फर्ज कीजिए 20 है। किसी इशू के ऊपर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने हैं, 75% 3/4 मेजोरिटी, 3/4 मेजोरिटी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है। मीटिंग कॉल की गई, उस मीटिंग में 15 मेंबर्स आए। बताइए स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो सकती है? पास हो सकती है कि नहीं? नहीं हो सकती। करेक्ट, क्योंकि कोरम ही पूरा नहीं है। पास होगी तो वो उसको नल एंड वाइड करार दिया जाएगा कि इलीगल है। अच्छा सोच के जवाब दीजिएगा। अगर मीटिंग हुई और मेंबर्स आए 50, अब स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो सकती है कि नहीं हो सकती? जी कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है हो सकती है? कितनों का ख्याल है नहीं हो सकती? याद रखें हो सकती है। लॉ कहता है 3/4 मेजोरिटी चाहिए, लेकिन किन की? टोटल की क्या? कहता है नहीं जो मीटिंग में प्रेजेंट है उनकी, वरना तो अगर स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। बहुत से शेयर होल्डर होते हैं, आपको पता है, वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट इसलिए करते हैं कि कंपनी की शेयर प्राइस बढ़ेगी तो हमें मुनाफा होगा, डिविडेंड मिलेगा। वो कंपनी की मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते। कंपनी के बहुत से छोटे छोटे शेयर होल्डर्स होते हैं वो इस तरह। तो फिर हो सकता है कि स्पेशल रेजोल्यूशन कभी भी पास ना हो। तो लॉ कहता है जो 3/4 मेजोरिटी हमने काउंट करनी है प्रेजेंट मेंबर की करनी है। शर्त यह है कि कोरम पूरा हुआ हो। कोरम पूरा यानी अगर 10 मेंबर थे, 10 के 10 ने कहा कि जी ठीक है अप्रूव कर दें, वो स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं पास हुई। कोरम पूरा हुआ हो तो जितने प्रेजेंट हैं उनका 3/4 चाहिए होगा। ये कंसेप्ट समझ आया आपको? चलिए जी और कोई क्वेश्चन लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 से रिलेटेड? क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 उनका वो कहता है समराइज द प्रोविजंस अंडर द फर्स्ट शेड्यूल टू द कंपनीज एक्ट 2017 रिगार्डिंग अल्टरेशन ऑफ कैपिटल। अच्छा मुझे नहीं पता फर्स्ट शेड्यूल क्या होता है, मैं तो जिंदगी में पहली दफा सुन रहा हूँ फर्स्ट शेड्यूल क्या चीज होती है। परेशान होने की जरूरत नहीं, अल्टरेशन ऑफ कैपिटल तो पता है ना हमें। तो हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं जाहिर है रेगुलेशंस के मुताबिक ही पढ़ रहे हैं। तो इसमें सिंपल अल्टरेशन ऑफ कैपिटल से रिलेटेड प्रोविजंस बतानी है। ठीक है, क्या प्रोविजंस बतानी है अल्टरेशन से रिलेटेड? क्या उसने स्पेसिफाई किया है कि मुझे किसी अल्टरेशन के बारे में स्पेसिफिक इशू बताओ? अब नहीं। तो इसका मतलब है अल्टरेशन से रिलेटेड हमारे जितने भी लीगल कंसेप्ट्स हैं, प्रोविजंस हमने पढ़ी है, वो सारी हम इंक्लूड कर देंगे। अल्टरेशन किन केसेस में हो सकती है, उसके बाद बताएंगे अल्टरेशन के लिए रेजोल्यूशन कौन सी किसने पास करनी है। ठीक है, उसके बाद फिर हम बता देंगे अल्टरेशन के बाद राइट्स पे क्या कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता। ठीक है, यही कंसेप्ट्स हमने सीखे हैं। तो ये सारे कंसेप्ट्स उसको बता देंगे, क्योंकि उसने स्पेसिफाई नहीं किया कि मुझे अल्टरेशन में स्पेसिफिकली पावर के लिहाज से बताओ, रेजोल्यूशन के हवाले से बताओ, अल्टरेशन के बाद जो राइट्स पे अगर कोई फर्क पड़ता है उनके बारे में मुझे बताओ। स्पेसिफाई नहीं किया तो हम उसे कंप्लीट प्रोविजंस मेंशन करेंगे। क्लियर हो गया क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन?
क्वेश्चन 13, डिस्कस द प्रोविजंस रिलेटिंग टू पावर ऑफ ए कंपनी टू अल्टर इट्स शेयर कैपिटल। एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 11 है। क्या कंपनी के पास कैपिटल की अल्टरेशन की पावर्स हैं? तो बिल्कुल है, अल्ट कर सकती है। कैसे कर सकती है? स्पेशल रेजोल्यूशन के जरिए। और किस तरह की अल्टरेशन हो सकती है? ठीक है, किस तरह की अल्टरेशन हो सकती है वो पता है आपको? ठीक है, हम इंक्रीज भी कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं, कंसोलिडेशन भी कर सकते हैं, सब डिवीजन भी कर सकते हैं। शाबाश जी। और कोई क्वेश्चन? अच्छा, 14 से लेके 21 तक। 14 under the Companies Act 2017 in relation to share capital explain the concept of classes of share and different rights attaching to such classes। देखिए, क्लासेस ऑफ शेयर का है, काइंड्स ऑफ शेयर नहीं कहा। काइंड ऑफ शेयर कहते तो हम ये कहते हैं कि कंपनी में हैव डिफरेंट काइंड्स, फॉर एग्जांपल ऑर्डिनरी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स। अब हम क्या कहेंगे? ए कंपनी में हैव डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स, फॉर एग्जांपल क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, एंड देयर में बी डिफरेंट राइट्स अटैच्ड टू ईच क्लास ऑफ शेयर्स। ठीक है, दीज राइट्स में वेरी। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से राइट्स हो सकते हैं? वोटिंग राइट्स, आगे हम बताएंगे। वोटिंग राइट्स पेड अप कैपिटल के लिहाज से प्रोपोर्शनलिटी ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते, नो वोटिंग राइट्स एट ऑल भी हो सकते हैं। राइट टू अटेंड मीटिंग, राइट टू डिविडेंड, बोनस शेयर्स, राइट शेयर्स, ये सारे राइट्स होते हैं जो शेयर के साथ अटैच होते हैं, डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स के साथ। जी, क्लियर हो गया मेरा भाई? इसके अलावा जी 16 सुनिए, कह रहा है 16 तीन पार्ट। एक्सप्लेन इन डिटेल द मीनिंग ऑफ शेयर होल्डर्स राइट्स। शेयर होल्डर राइट्स के बारे में बताइए कि शेयर होल्डर राइट्स का मतलब क्या है। शेयर होल्डर्स राइट्स का मतलब यह है कि शेयर होल्डर्स राइट, वही बात, टू रिसीव डिविडेंड, टू अटेंड एजीएम वगैरह, ठीक है, और डिफरेंट बोनस शेयर, राइट शेयर के शेयर होल्डर्स के कौन से राइट्स हैं। ठीक है, इसमें राइट का कोई हमसे डिक्शनरी मीनिंग नहीं पूछ रहा कि राइट का मतलब है हक, उनको हक मिलना, ये नहीं पूछ रहा। अगर बताओ लॉ लीगल टर्म में कि कौन कौन से राइट होते हैं शेयर होल्डर्स के। बी में पूछा है व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ लॉ रिगार्डिंग वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट्स। क्या शेयर होल्डर्स के राइट्स की वेरिएशन हो सकती है? यस, पहली बात हमने ये लिखी। अगली बात कैसे वेरिएशन हो सकती है? स्पेशल रेजोल्यूशन के जरिए से। गलत जवाब। याद रखिए, लॉ में इनकम्प्लीट आंसर को मैं गलत कहा करूंगा, ये ध्यान में रखिएगा। अगर आप इनकम्प्लीट आंसर देंगे तो मैं से क्या कहा करूंगा? गलत। क्योंकि एग्जाम में वो इस तरह की स्टेटमेंट देता है, इनकम्प्लीट सेंटेंस देगा और कहेगा इसमें से गलती निकालो, तो हमने बताना होगा कि रिमेनिंग फैक्ट। इन्होंने कहा सर इसमें स्पेशल वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर राइट हो सकती है स्पेशल रेजोल्यूशन के जरिए। मैंने कहा गलत। क्या गलत? प्लस 3/4 मेजोरिटी ऑफ अफेक्टेड क्लास, ठीक है, उनकी भी ठीक अप्रूवल होनी चाहिए। फैक्ट। फिर कह रहे हैं व्हाट टाइप ऑफ शेयर होल्डर एग्रीड बाय द वेरिएशन कैन अप्लाई टू द कोर्ट एंड अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस द कोर्ट शैल पास एन ऑर्डर। 10% of affected class within 30 days may apply to court। और कोर्ट किन सिचुएशंस के में ऑर्डर पास कर सकता है? फैक्ट्स को कंसील किया गया हो और हार्मफुल हो टू द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स। जी, इसके अलावा कोई क्वेश्चन? 14 से 21 तक और कोई क्वेश्चन नहीं है? यह एक आपका फेवरेट टॉपिक है, इसके क्वेश्चन को ध्यान से कीजिएगा। 21 स्पेसिफाई द वेरिएशन इन राइट्स एंड प्रिविलेजेस एसोसिएटेड विद डिफरेंट क्लास। ये वही शेयर्स की बात कर रहा है, राइट्स की बात कर रहा है। हमने से राइट्स बताने हैं जो कि हम वेरी कर सकते हैं। हमने क्या बताना है इसमें? राइट्स बताने हैं जो कि हम वेरी कर सकते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 6 से रिलेटेड प्रैक्टिस में क्वेश्चन नहीं है कोई, लेकिन हमारे पास बुक में क्वेश्चन मौजूद हैं जो हमने प्रैक्टिस कर ली है। ऐसे ही है। अब आते हैं केस स्टडीज की तरफ। क्लास में कितने, सही से बताना है आपने, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पांचों की पांचों केस स्टडीज पढ़ी हैं या रिटन फॉर्म में अटेम्प्ट किए हैं? हाथ उठाइए जरा। तकरीबन आधी क्लास ने नहीं की। तो ऐसा ना करें, आपको 2 दिन भी दिए थे। चलिए बहरहाल, क्वेश्चन नंबर 1 में कोई प्रॉब्लम? 1 में प्रॉब्लम? चलिए 1 को डिस्कस कर लेते हैं।
कह रहे डायरेक्टर्स ऑफ अबाकस लिमिटेड इंटेंड टू इशू ऑर्डिनरी शेयर्स अमाउंटिंग टू ₹200 million to local investors. However, since the directors would prefer not to dilute their shareholding, they are considering. अच्छा, ये dilute का मतलब पता नहीं क्या होता है, मुश्किल सा लफ्ज आ गया, लेकिन चले कम से कम शुक्र है रिक्वायरमेंट में नहीं आया. ठीक है, हम आगे चल के देखते हैं, रिक्वायरमेंट शायद कोई इजी हो. दे आर कंसीडरिंग इशुएंस ऑफ शेयर्स विद रिस्ट्रिक्टेड राइट्स. वो चाह रहे हैं कि शेयर इशू करें लेकिन उनके राइट्स रिस्ट्रिक्टेड हो. क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल. एडवाइज द डायरेक्टर्स एज रिगार्ड्स द फॉलोइंग बेस्ड ऑन द प्रोविजंस कंटेन्ड इन कंपनी शेयर कैपिटल वेरिएशन इन राइट्स एंड प्रिविलेजेस रूल्स 2000. ये पता नहीं कौन से रूल्स आ गए हैं, ये तो हमने पढ़े ही नहीं हुए. कोई बात नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं. हम जो कुछ भी पढ़ते हैं लॉ के मुताबिक, रूल्स के मुताबिक ही पढ़ते हैं. तो देखते हैं शायद उसने रिक्वायरमेंट जो है वो इजी रखी हो जो कि हमने पढ़ी हुई है. कह द काइंड्स एंड क्लासेस ऑफ शेयर्स दैट एएल कैन इशू. बता सकते हैं? बिल्कुल, काइंड्स ऑफ क्लासेस भी बता सकते हैं. वो क्या हो सकते हैं? ऑर्डिनरी शेयर, प्रेफरेंस शेयर. क्लासेस ऑफ शेयर भी बता सकते हैं. कौन से हो सकता है? इन ईच काइंड देयर मे बी डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर. For example, class A, class B, class C with different rights attached to them. B, the rights and privileges that may be attached with different classes of shares. वही बात हो गई. हमें राइट्स पूछ रहा है, कौन कौन से राइट्स होते हैं शेयर्स के साथ अटैच होते हैं जो वेरी किए जा सकते हैं. तो भाई जितने भी राइट्स है वेरी किए जा सकते हैं. और राइट्स कौन से होते हैं? डिविडेंड का, वोटिंग का, मीटिंग अटेंड करने का, राइट शेयर्स का, बोनस शेयर्स का. जी 1 क्लियर है? 2 में कोई? जी जी नहीं, वो उसने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में कहा है डेट एएल कैन इशू. एएल कितनी तरह के क्लासेस शेयर इशू कर सकते हैं. ठीक है, जो ऑर्डिनरी शेयर्स हैं इनमें भी राइट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है. ठीक है, ऑर्डिनरी शेयर्स में भी राइट्स को रिस्ट्रिक्ट. ठीक है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि सर इसमें सिर्फ प्रेफरेंस शेयर्स क्या नहीं आने चाहिए थे. नहीं, प्रेफरेंस शेयर भी ऑप्शन है, लेकिन ऑर्डिनरी शेयर्स में भी राइट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है. क्लासेस ऑफ शेयर दोनों की हो सकती हैं, ऑर्डिनरी शेयर्स के भी, प्रेफरेंस शेयर्स के भी. क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? रेमेडी अवेलेबल. अच्छा, उसके लिए क्वेश्चन पूरा पढ़ना पड़ेगा. चलिए पढ़ लेते हैं. कह रहा है बीटा फूड्स लिमिटेड लिस्टेड कंपनी हैज ए पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹20 million डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स ए एंड बी. पॉसिबल है क्या? बिल्कुल. क्लास बी शेयर्स डू नॉट हैव वोटिंग राइट्स. ये भी पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है. In a recent general meeting of the company, a special resolution has been duly passed to alter some of the rights associated with the Class B shares, which has aggrieved some of the Class B shareholder. Resolution पास की और भी. अच्छा, क्या इस लाइन का ये मतलब है कि रेजोल्यूशन पास करते हुए बी के शेयर होल्डर से कुछ पूछा ही नहीं गया होगा? नहीं पूछा होगा, लेकिन किससे? 3/4 से. 3/4 से पूछा होगा. इन ये रिमेनिंग जिनसे नहीं, जो एग्री नहीं करते उनकी बात कर रहा होगा. Under the company 2017 explain to the holder of class B share as regard the remedy available to them. क्या इलाज उनके पास है? क्या ऑप्शन अवेलेबल है? 10% of affected class may apply to court within 30 days of the resolution. 3 बातें लिखनी. 10% within 30 days court. बी में क्या कह रहा है? कंडीशन अंडर विच द डिसीजन ऑफ कंपनी में बी रिवर्स. वही कंडीशन. ठीक है, क्या हार्मफुल नहीं है अगर, या मटेरियल फैक्ट्स को कंसील किया गया है. ये क्वेश्चन 3 में कोई प्रॉब्लम? 3 में प्रॉब्लम है. चले कुछ को में सारा डिस्कस कर लेते हैं. कह रहा है डायरेक्टर्स ऑफ पायनियर शिपिंग लिमिटेड हैव डिसाइडेड टू इशू क्लास बी ऑर्डिनरी शेयर. अब देखिए वही बात आ गई ना, ऑर्डिनरी शेयर में भी देखिए डिफरेंट क्लास के शेयर इशू कर रहा है. Which would have different rights and would be issued to a group of investor. Existing paid up capital will be classified as class A shares. कहते हैं अभी जो हमारा कैपिटल है उसे क्लास A कर देंगे. अब से पहले क्लासेस नहीं बनी थी, अब क्लासेस बन गई. कैसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल. ए में कह रहे हैं इन द लाइट ऑफ कंपनी शेयर कैपिटल. फिर पता नहीं कौन से रूल्स कर रहा है, लेकिन याद रखें हम जो कुछ भी पढ़ते हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक ही पढ़ते हैं. Explain the following. Validity of directors resolution regarding issuance of class B shares. जी बताइए, क्या वैलिडिटी है इनके? क्या ये रेजोल्यूशन जो उन्होंने पास किया डायरेक्टर्स की वैलिड है? कितने स्टूडेंट का ख्याल है वैलिड है?
कितना ख्याल वैलिड नहीं है? बताइए क्या इस रेजोल्यूशन से मेमोरेंडम की अल्टरेशन हो रही है? अगर देखें, अगर तो इश्यूड शेयर कैपिटल ऑथोराइज के बराबर था इस वक्त, तो फिर तो इसका मतलब है नए शेयर इश्यू करने के लिए मेमोरेंडम की अल्टरेशन करनी होगी। इसके बारे में साइलेंट है। तो मैं अगर तो इश्यूड हम लिखेंगे इश्यूड शेयर कैपिटल और ऑथोराइज इक्वल हैं, तो फिर इसका मतलब नए शेयर इशू करने के लिए मेमोरेंडम की अल्टरेशन की जरूरत होगी, मेंबर्स की अप्रूवल की जरूरत। इसको चलिए थोड़ी देर के लिए साइड पे भी रख दें। फर्ज कीजिए मेमोरेंडम में है क्वेश्चन, अभी इशूड कम था, ऑथोराइज ज्यादा था, क्या आर्टिकल्स में अल्टरेशन होगी कि नहीं? आर्टिकल्स में तो कंफर्म अल्टरेशन होगी ना। तो उसके लिए बताइए मेंबर्स की रेजोल्यूशन की जरूरत है कि नहीं? कौन सी रेजोल्यूशन? स्पेशल रेजोल्यूशन। तो हम कहेंगे ये रेजोल्यूशन डायरेक्टर की वैलिड नहीं है अगर यहीं तक बात करें। आगे फर्दर मेंबर की स्पेशल रेजोल्यूशन की भी जरूरत है टू अल्टर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। भाई बात समझ आई? क्योंकि राइट क्लास बी के राइट्स किधर लिखे होंगे? नेचर ऑफ वेरिएशन इन राइट्स एंड प्रिविलेजेस दैट मे बी अटैच्ड टू डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर। ये तो बार बार आ रहा है, वो बताने की जरूरत तो नहीं फिर से। बी, Ahmed and Faraz holding 9% and 10% shareholding respectively do not agree with the issuance of Class B shares, as in their opinion this would adversely affect their interest, though a majority of the members are in favor of the resolution. ठीक है, ये दो शेयर होल्डर्स हैं, ये एग्री नहीं करते। In the light of provisions of company, advise the course of action which Ahmed and Faraz should take in respect of above. सिमिलर, एक ही कंसेप्ट को बार बार डिफरेंट केस स्टडी देखने में लग रहा है बड़ी मुश्किल होती है। अब देखिए यानी में रिक्वायरमेंट उसकी सिंपल होती है जी। नहीं, इसमें ये नहीं कह रहा कि दो ही शेयर होल्डर हैं, ये वो शेयर होल्डर हैं जो ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, बाकी 81% शेयर होल्डर्स अलग है। तो क्या 10% वाली कंडीशन पूरी हो रही है? बिल्कुल हो रही है, 19% है बल्कि। ठीक है, कोर्ट के पास जाने के लिए 10% शेयर होल्डिंग की जरूरत होती है। क्वेश्चन 3 क्लियर? 4 में कोई प्रॉब्लम? 4 में भी प्रॉब्लम, चलिए 4 भी डिस्कस करते हैं। कह रहे कंपनी हैविंग 2 क्लासेस ऑफ शेयर होल्डर्स नेमली ऑर्डिनरी एंड, अच्छा यहां पे ऐसे क्लासेस के बजाय वर्ड यूज करना चाहिए था काइंड्स का, उसने वर्ड गलत यूज किया है, तो बेहतर है यहां पे क्लासेस की बजाय वर्ड काइंड्स यूज करना। ऑर्डिनरी एंड प्रेफरेंस comprising 75 and 25% of capital respectively had proposed to vary the rights of preference shareholders and given 21 days notice to all the members for approving the variation in rights as well as for adoption of annual accounts. अब annual accounts वो तो हमारे क्वेश्चन से irrelevant है। आगे क्या कह रहा है? On the date of meeting the attendance of members both in person and through proxy of the 2 classes was as under। ये प्रॉक्सी क्या, इन पर्सन का मतलब क्या होता है? प्रॉक्सी का मतलब क्या होता है? अपने क्या कोई मेंबर अगर मीटिंग को अटेंड खुद नहीं कर सकता, अपनी बजाय अपने बिहाफ पे किसी और को भेज सकता है कि जाओ भाई मेरे जितने भी मीटिंग से रिलेटेड राइट्स है तुम जाके एक्सरसाइज करके आओ? बिल्कुल भेज सकता है। ऐसे बंदे को क्या कहते हैं हम? प्रॉक्सी। तो कहता है कितने ना प्रेजेंट थे? ऑर्डिनरी 61%, प्रेफरेंस शेयर होल्डर 73%। अच्छा मेरा ख्याल है अब तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो ही नहीं सकती, क्योंकि 3/4 और 75% शेयर होल्डर नहीं है। हाँ भाई कोरम को प्रेजेंट का 3/4 होना चाहिए और टोटल का 3/4 जरूरी नहीं है, प्रेजेंट का 3/4 होना चाहिए। तो इसका मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो सकती है, इसमें कोई इश्यू नहीं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर 73% थे। Though the resolution proposing the variation was passed by a majority of 76%, whereas only 24% in the meeting opposed the variation. Kindly comment whether the variation in rights were approved or not. वो कह रहा है 70 जी
अफेक्टेड क्लास के कितने परसेंट है ये नहीं बताया। स्टूडेंट का कहना ये है कि ये नहीं बताया अफेक्टेड क्लास के कितने परसेंट है। मेरा कहना है कि बताया हुआ है। बता सकते हैं 73%। इसका मतलब ये है कि अगर सारे के सारे भी यस कर दें, अप्रूव कर दें, फिर भी अफेक्टेड क्लास के कितने परसेंट शेयर होल्डर ने अप्रूवल दी? 73% ने। अब देखें जहां पे हमने लीगल प्रोविजन पढ़ी कि अफेक्टेड क्लास की 3/4 मेजोरिटी अप्रूवल दे, वहां पे ये तो नहीं पढ़ा कि वो 3/4 जो मौजूद है। तो अफेक्टेड क्लास के सारे टोटल के 3/4 ने अप्रूवल देनी है। अब इस केस में अफेक्टेड क्लास कौन सी है? प्रेफरेंस। अफेक्टेड क्लास के 3/4 की अप्रूवल चाहिए, मतलब अफेक्टेड क्लास के कितने परसेंट की अप्रूवल चाहिए? 75%। क्या 75% की अप्रूवल मिली? पहुंचे कि नहीं? अभी नहीं समझ आई। देखिए जब वेरी करना है राइट्स को, दो कंडीशन है। एक है कंडीशन के स्पेशल रेजोल्यूशन हो, और दूसरी कंडीशन क्या है? 3/4 में ऑफ अफेक्टेड क्लास। यहां पे पहली कंडीशन पूरी हो रही है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो रही है, एग्रीड। लेकिन जो दूसरी कंडीशन है, इसमें जब स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए 3/4 कैलकुलेट करते हैं ना, तो हम प्रेजेंट की कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन जब राइट्स को वेरी करने की बात आएगी तो हमने सारों का 3/4 लेना है, सारी क्लास का 3/4। उस वक्त प्रेजेंट नहीं आएंगे, सिर्फ प्रेजेंट एब्सेंट दोनों, क्योंकि जो घर बैठे उनके राइट्स भी तो अफेक्ट हो रहे हैं। उनका मीटिंग में ना आना समझा जाता है कि ये राजी नहीं है वेरिएशन करने में। कंसेप्ट समझ आया कि नहीं आया? तो जब, फिर सुन लीजिए, जब स्पेशल रेजोल्यूशन पास होती है तो बताइए हमने जो टोटल मेंबर्स हैं स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए, टोटल मेंबर्स का 3/4 लेना है या प्रेजेंट मेंबर का? लेकिन जब राइट दूसरी कंडीशन की बात आती है कि अफेक्टेड क्लास की 3/4 की भी अप्रूवल होनी चाहिए। इस अफेक्टेड क्लास में जो 3/4 कैलकुलेट करेंगे, ये प्रेजेंट का कैलकुलेट करेंगे, टोटल का? ये टोटल का करेंगे। ये फर्क है। ये नई चीज हमने इस कंसेप्ट में सीखी, इससे पहले नहीं सीखी थी। ठीक है, तो उसका मतलब ये हुआ जो हम पास पेपर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, इसमें हो सकता है कोई नया कंसेप्ट भी हमें सीखने को मिल जाए। कुछ लोग कहते हैं नहीं सर ये तो टाइम वेस्टेज होती है, इसमें तो हमने वह टाइम जाए, कोई नई चीज सीखने को नहीं मिलती। नहीं मिलती। तो ये क्वेश्चन इसको हाईलाइट कर लें, इसको घर जाके दोबारा कीजिएगा। इसका तो आंसर क्या हुआ? नो। क्यों? क्योंकि एक कंडीशन पूरी हो गई है स्पेशल रेजोल्यूशन वाली, 3/4 मेजोरिटी वाली कंडीशन पूरी नहीं हुई। क्वेश्चन नंबर 5 में कोई इशू? 5 में कौन सा? सी 5 कंपनीज कैन कमेंस, कहता है एक्सेप्शंस बताओ इस जनरल रूल के। कंपनीज कैन कमेंस द बिजनेस ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस फ्रॉम रजिस्ट्रार। एक्सेप्शन क्या? Private company is not required to obtain certificate of commencement of business. It can commence business after certificate of incorporation. जी 2 लाइनें दे दी, 2 लाइनें 2 नंबर के सवाल के साथ काफी जी। और कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड? चलिए, तो इसमें कोई नई चीज, ये टाइम वेस्ट तो नहीं हुआ ना? चलिए, तो इसका मतलब है कल फिर चैप्टर 22 के भी क्वेश्चन डिस्कस कर लें। कल के लिए चैप्टर 20 जी, एक दिन का गैप चाह रहे हैं। देखिए मुझे कोई एतराज नहीं, जैसे मेजोरिटी ऑफ क्लास डिसाइड करें। चले इस पे रेजोल्यूशन पास कर लेते हैं। एजेंडा क्या है, बिजनेस क्या है? भाई स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि सर चैप्टर 22 कल की बजाय परसों डिस्कस कर लें। तो मुझे बताइए, अब इसमें अगर ये बहुत अहम इशू हो तो स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत है, अगर कम अहम इशू हो तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की जरूरत है। तो मेरा ख्याल है ये इतना अहम इशू नहीं है, इसमें ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चल जानी चाहिए। वैसे तो लॉ डिसाइड करता है कि किस पे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होगी, किस पे स्पेशल, लेकिन ये चूंकि हमारा आपस का मामला है, हम आपस में डिसाइड कर लेते हैं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। मुझे बताइए, जब मैं वोट्स काउंट कर रहा हूं तो जो क्लास में मौजूद नहीं है उनको भी काउंट करूं कि ना करूं? उनको नहीं करना मैंने। तो बताइए कि
अब देखें, ये छोटी सी मीटिंग है और मैं हूं इस मीटिंग का चेयरमैन। ये मीटिंग में सारे बैठे हुए हैं स्टूडेंट्स, शेयर होल्डर। क्या चेयरमैन का स्टूडेंट होना जरूरी है? नहीं, ये मामलात होते हैं डायरेक्टर से संभालने होते हैं। तो जो मीटिंग अभी हम पढ़ेंगे, जो शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है, इसका भी एक चेयरमैन होता है, लेकिन ये चेयरमैन कोई शेयर होल्डर नहीं होता, डायरेक्टर होता है। क्योंकि डायरेक्टर ने सारे मामलात मीटिंग कंडक्ट करनी है, चाय पानी का इंतजाम करना है, वो शेयर होल्डर थोड़ी अपने लिए करेंगे। नहीं, ठहर जा, पहले रेजोल्यूशन तो पास कर लें भैया, काम किया नहीं चाहे पहले। कितने स्टूडेंट? अच्छा, अब असूल ये है कि जब मैं आपसे पूछूंगा तो आपने दायां हाथ उठाना है, ठीक है? दायां, बिल्कुल दायां, बायां नहीं। कुछ स्टूडेंट जज्बाती होकर दोनों हाथ उठा लें। याद रखिए, लॉ ये कहता है जो स्टूडेंट दोनों हाथ उठाए ना, उसका वोट कैंसिल कर दो, उसका वोट हम नहीं गिनेंगे। तो बताइए कितने स्टूडेंट्स हैं जिनका ख्याल है कि चैप्टर 22 की डिस्कशन कल की बजाय परसों होनी चाहिए? हाथ उठाइए जो फेवर में करते हैं। अच्छा, ठीक है। और कितने स्टूडेंट्स हैं जिनका ख्याल है कि नहीं नहीं, डिस्कशन कल ही होनी चाहिए? परसों तक, हाँ। तो मेजोरिटी, अब देखें, अगर तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी होती ना, तो क्लियर मेजोरिटी किसी के थोड़ा फर्क है, लेकिन 3/4 मेजोरिटी नहीं मिली, तो फिर ये स्पेशल रेजोल्यूशन पास ना होती। लेकिन अब मेजोरिटी ऑफ वोट की बेस पे ये डिसाइड हुआ है कि डिस्कशन कल होगी, फर्क थोड़ा है। अब देखें, मीटिंग भी हुई, चाय पानी भी जाके अपने खर्चे से पी लीजिएगा, लेकिन फर्क कुछ भी नहीं पड़ा। अब भाई यही काम पहले भी डिसाइडेड था, तो समझ लें कंपनीज में भी प्रैक्टिकली इसी तरह होता है। मीटिंग होती है और कुछ ना करने के लिए, नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ, मीटिंग कुछ ना कुछ करने के लिए होती है। तो हमने ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन आज पास कर, चलिए। अच्छा, अब वापिस लेक्चर की तरफ आते हैं। अब हमारी डिस्कशन होगी कल चैप्टर 22 की। मुझे बताइए, प्रीवियस लेक्चर जो हमने कंप्लीट किया चैप्टर 23, इसमें कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं है जी मेरे भाई? किसमें? कॉपी ऑफ इंस्ट्रूमेंट में जो आपने लोन एग्रीमेंट किया है ना, उसकी कॉपी। और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन? चलिए आज के लेक्चर की तरफ चलें। अच्छा, अब देखें, मैं कल भी आपको जल्दी छुट्टी दे दी थी 10 मिनट, परसों भी जल्दी छुट्टी दे 10 मिनट, ऐसे ही है ना? क्या मतलब, मुकर क्यों? कोई संडे ऑन दे, देखिए संडे ऑन नहीं होगा हमारा। अगर जरूरत पड़ी, वैसे उम्मीद है जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो 5-7 मिनट एक्स्ट्रा बैठ जाएंगे ना आप। देखिए, जिस दिन काम नहीं होता मैं बिला वजह टाइम पूरा नहीं करता, आपको बिठाता नहीं, लेकिन जिस दिन काम है तो 5-7 मिनट हमें हो सकता है ऊपर बैठना पड़े। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चैप्टर हाईली इंपॉर्टेंट चैप्टर है जनरल मीटिंग। अच्छा, मीटिंग नहीं है, जनरल मीटिंग, क्योंकि मीटिंग की दो बड़ी टाइप्स होती हैं, दो बड़ी टाइप्स। एक होती है मीटिंग डायरेक्टर्स की, जिसे कहते हैं बोर्ड मीटिंग, और एक होती है मीटिंग शेयर होल्डर्स या मेंबर्स की, जिसे कहते हैं जनरल मीटिंग। जिसे क्या कहते हैं? जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग का क्या मतलब है? किसकी मीटिंग? शेयर होल्डर्स की। भाई ये जो जनरल मीटिंग का मतलब ये है शेयर होल्डर्स की मीटिंग, तो इस मीटिंग में क्या चीजें डिस्कस होंगी? बहुत सी चीजें डिस्कस होती हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़े कौन कौन से, लेकिन जो भी चीजें डिस्कस होती हैं उन चीजों को एजेंडा आइटम्स, यानी जो चीजें डिस्कस करनी होती है मीटिंग में, उनको हम लीगल लैंग्वेज में कहते हैं बिजनेस। क्या कहते हैं? बिजनेस का मतलब क्या है? बिजनेस का मतलब ये नहीं कि कंपनी खुलने जा रही है, हमको नया बिजनेस शुरू करने, नहीं नहीं नहीं। बिजनेस का मतलब ये होता है वो मैटर, वो इशू जिसको हम मीटिंग में डिस्कस करने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मीटिंग में ये डिस्कस करने जा रहे हैं, भाई डिविडेंड इस दफा कितना अप्रूव करना है हमने, तो ये एक बिजनेस है, डिविडेंड कितना। अगर हम मीटिंग में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की अल्ट्रेशन करनी है, तो अल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम ये बिजनेस है।
बिजनेस का मतलब क्या? वो मामला, वो मैटर, वो एजेंडा जिसको हमने मीटिंग में डिस्कस करना है। ये बिजनेस रूटीन नेचर का भी हो सकता है, जिसे कहते हैं ऑर्डिनरी बिजनेस, और ये बिजनेस कोई रूटीन से हटके स्पेशल नेचर का भी हो सकता है, जिसे कहते हैं स्पेशल बिजनेस। भी एग्जाम्पल क्या हुई? फर्ज कीजिए अगर हमने फैसला करना है कि इस साल डिविडेंड दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए, दिया जाना चाहिए तो कितना डिविडेंड देना चाहिए, मुझे बताइए आपके ख्याल में, आपकी अभी तक की कॉमन सेंस क्या कहती है, लॉ वाली कॉमन सेंस, ये ऑर्डिनरी बिजनेस है स्पेशल बिजनेस? और हर साल होता है। लेकिन जो बिजनेस कभी कभार हो उसे हम कहते हैं स्पेशल बिजनेस। अगर बिजनेस हो अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम, अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स, स्पेशल बिजनेस। तो पता चल गया बिजनेस कहते हैं किसको है। जनरल मीटिंग किसको कहते हैं पता चल गया? मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर। जनरल मीटिंग में जो मैटर डिस्कस होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बिजनेस कितनी तरह के हो सकते हैं? ऑर्डिनरी और स्पेशल। ऑर्डिनरी कौन से होते हैं? जो हर साल डिस्कस होते हैं। स्पेशल कौन से हैं? जो कभी कभार डिस्कस होते हैं। यहां तक क्लियर? आगे चलते हैं। वो कहता है मीटिंग की, सॉरी, जनरल मीटिंग की कितनी टाइप्स हैं? जनरल मीटिंग की कितनी टाइप्स? हमने कहा जनरल मीटिंग की 3 टाइप्स हैं। जनरल मीटिंग बना शेयर होल्डर है, मेंबर्स की मीटिंग की 3 टाइप्स है। कौन कौन सी टाइप्स हैं? कहता है स्टैट्यूटरी मीटिंग और एनुअल जनरल मीटिंग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। कहता है फर्क क्या है? हमने कहा जी ब्रीफ डिफरेंस बताएंगे, क्योंकि आज के लेक्चर में हमने सिर्फ स्टैट्यूटरी मीटिंग को समझना है। स्टैट्यूटरी मीटिंग होती है कंपनी की जिंदगी की पहली जनरल मीटिंग। कंपनी की जिंदगी की पहली जनरल मीटिंग को क्या कहते हैं? स्टैट्यूटरी मीटिंग। और जो मीटिंग हर साल होती है शेयर होल्डर्स की, शेयर होल्डर की 1 साल में 1 मीटिंग होती है प्लान, तकरीबन 1 साल में, उसको क्या कहते हैं? एनुअल जनरल मीटिंग। एब्रीविएट करते हैं एजीएम, एब्रीविएशन यूज कर सकते हैं, ये एब्रीविएशन एक्सेप्टेबल है। लेकिन कुछ एब्रीविएशन एक्सेप्टेबल नहीं है, जैसे आप एसएम लिख दे। क्या सर स्टैट्यूटरी, सर एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग को एजीएम लिखा था ना, तो स्टैट्यूटरी मीटिंग एसएम। नहीं भैया, कुछ एक्सेप्टेबल होती हैं, कुछ नहीं एक्सेप्टेबल होती। तो स्टैट्यूटरी मीटिंग को पूरा ही लिखना है। एनुअल जनरल मीटिंग जो हर साल होती है एजीएम। एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग क्या है? भाई फर्ज कीजिए कि अगर साल के दौरान में कोई अहम मसला दरपेश है जिसके लिए शेयर होल्डर्स की अप्रूवल की जरूरत है, और हम मजीद एजीएम तक का इंतजार नहीं कर सकते, एजीएम में भी 2-4 महीने पड़े हैं, तो क्या हम साल के दौरान में एक एक्स्ट्रा मीटिंग बुला सकते हैं? उस एक्स्ट्रा मीटिंग को क्या कहेंगे? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। और याद रखिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैटर्स के लिए, दूसरे अल्फाज में स्पेशल बिजनेस के लिए करवाई जाएगी। ठीक है, स्पेशल बिजनेस कर। तो अब बताइए जनरल मीटिंग किसको कहते हैं? जो मेंबर्स की, शेयर होल्डर्स की मीटिंग है। जनरल मीटिंग की कितनी टाइप्स है? 3 टाइप्स हैं। स्टैट्यूटरी मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। स्टैट्यूटरी मीटिंग में जनरल का लफ्ज नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी जनरल मीटिंग की टाइप है। 3 टाइप। तो कंपनी की जिंदगी, अब गौर से सुनिएगा, कंपनी की जिंदगी की जो पहली एजीएम है उसे क्या कहते हैं? गलत, उसे एजीएम ही कहते हैं। मैंने ये नहीं बताया स्टैट्यूटरी मीटिंग, ये देखें फर्स्ट क्या लिखा हुआ है? जनरल। फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तो नहीं लिखा हुआ। फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तो एनुअल जनरल मीटिंग ही होगी मेरे भाई। तो वे तो कंपनी की जिंदगी की पहली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा जनरल मीटिंग ही कहेंगे ना। तो कंपनी की जिंदगी की पहली जनरल मीटिंग क्या होती है? स्टैट्यूटरी मीटिंग। ये क्लियर हो गया? ये फर्क जहन में रखना है आपने। आगे चलते हैं। कहता है क्या हर कंपनी ने, अच्छा स्टैट्यूटरी मीटिंग का मकसद क्या होता है? भला मकसद मैं आपको समझा दूं। पर्पस ये होता है कि कंपनी अभी ताजा इनकॉर्पोरेट हुई है, बनी है, इसमें जो मेंबर्स है डिफरेंट शेयर होल्डर्स वगैरह, और जो कंपनी की मैनेजमेंट के लोग हैं, डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव वगैरह,
ये एक दफा आपस में बैठ लें, एक दूसरे के साथ इनका तारुफ हो जाए। और अभी तक कंपनी ने जो भी मामलात बड़े बड़े किए हैं, जैसे शेयर्स वगैरह इशू किए होंगे, आपको पता है सर्टिफिकेट मैनेजमेंट बिजनेस लेने के लिए, ठीक है, वो आपस में डिस्कशन कर लें। बड़ा मकसद इसका ये होता है कि एक दूसरे के साथ तारुफ हो जाए मेंबर्स का और डायरेक्टर्स वगैरह, चीफ एग्जीक्यूटिव वगैरह का, और इनकॉर्पोरेशन से लेके मीटिंग, तकरीबन मीटिंग की डेट तक या उससे 15-20 दिन पहले तक, 15-20 नहीं 10-15 दिन पहले, 10-15 दिन पहले तक जितने भी बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस है कंपनी की, उनको हम डिस्कस कर लें। खास तौर पे पैसा कहां से आया, कहां लगाया, ये चीज डिस्कस कर लें। भी समझ आ गया? स्टैट्यूटरी मीटिंग का बेसिकली मकसद क्या होता है कि जो शेयर होल्डर्स यानी मेंबर्स हैं और जो डायरेक्टर्स वगैरह हैं, मैनेजमेंट के लोग, वो एक दूसरे के साथ हेलो हाय कर लें, और जो कंपनी की इनिशियल ट्रांजैक्शंस हैं उनके ऊपर एक दूसरे को वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दें कि सर हमने कितने शेयर इशू किए, कितनों के अगेंस्ट पैसा आया, कितनों के अगेंस्ट में नहीं आया, पैसे का हमने क्या किया, किधर आया किधर गया, इस तरह की कहानी। और दूसरी चीजें, तो पहला कंसेप्ट स्टैट्यूटरी मीटिंग के हवाले से, भाई विच कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू कंडक्ट स्टैट्यूटरी मीटिंग? क्या हर कंपनी ने स्टैट्यूटरी मीटिंग कंडक्ट करवानी है? वो कहता है नहीं नहीं, हर कंपनी ने नहीं करवानी। किस कंपनी ने करवानी है? हर पब्लिक कंपनी ने जिसका शेयर कैपिटल है, और हर प्राइवेट कंपनी जो कि अपने आप को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करती है। कब? विद इन 1 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। समझ आई बात? अब ये जैसे जैसे इस तरह के कंसेप्ट आगे आएंगे ना, विच कंपनीज आर रिक्वायर्ड, आपके कंसेप्ट मिक्स होना शुरू हो जाएंगे। नहीं, आपका कंसेप्ट अभी मिक्स हो गया। विच कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस? एवरी पब्लिक। और विच कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू कंडक्ट स्टैट्यूटरी मीटिंग? एवरी पब्लिक कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल and every private company which converts itself into public company within 1 year of incorporation। क्योंकि पहले क्या होता था कि पहले स्टैट्यूटरी मीटिंग से बचने के लिए कुछ कंपनी अपने आप को प्राइवेट रजिस्टर करवा के बाद में 2-3 महीने बाद पब्लिक में कन्वर्ट करवा लेते थे कि ये देखो हमारे लिए अब स्टैट्यूटरी मीटिंग रिक्वायर्ड ही नहीं है। उन्होंने कहा नहीं नहीं भैया, अगर आप प्राइवेट कंपनी हो और इनकॉर्पोरेशन के 1 साल के अंदर अंदर पब्लिक में कन्वर्ट होते हो, आपने भी स्टैट्यूटरी मीटिंग कंडक्ट करवानी है। भाई ये कंसेप्ट क्लियर हो गया? Which companies are required to conduct statutory meeting? ठीक है, तो मुझे बताइए which companies are required to conduct AGM? अब भाई हर कंपनी, AGM तो हर कंपनी ने करवानी है। ये तो समय AGM ऐसे ना किया करें यार, घुमाया। AGM पूछा पहले, ये स्टैट्यूटरी मीटिंग का कंसेप्ट। AGM तो हर कंपनी ने कंडक्ट करवानी है मेरे भाई। ठीक है, चले कोई बात, आगे चलते हैं। When is conducted? कब कंडक्ट करवानी है? कह रहा 2 डेट्स बता रहे हैं, इनको ध्यान से याद कर लें। इनमें से जो भी पहले हो तब स्टैट्यूटरी मीटिंग कंडक्ट करवानी है। स्टैट्यूटरी मीटिंग कब कंडक्ट करवानी है? 2 डेट। पहली डेट विद इन, जब दिल करेगा नहीं मेरे भाई, विद इन 9 months from the date of incorporation or within 120 days from। शाबाश, मैं तो देख रहा था आप सोए तो नहीं है। कंसेप्ट दोबारा से वो कह रहा है कि स्टैट्यूटरी मीटिंग कब कंडक्ट करवाई जाएगी? विद इन 9 months from date of incorporation and within 180 days from date of commencement of business। दोनों में से जो भी पहले आ जाए, दोनों में से जो भी पहले आ जाए, तो उसमें हम स्टैट्यूटरी मीटिंग कंडक्ट करवाएंगे। लेकिन कहता है अगर फर्ज कीजिए आपने एजीएम स्टैट्यूटरी मीटिंग से पहले एजीएम करवा ली, आपने इनकॉर्पोरेशन हुई, उसके बाद 6 महीने बाद एजीएम करवा ली फर्ज कीजिए, तो बताइए क्या अब स्टैट्यूटरी मीटिंग हो सकती है?
स्टैट्यूटरी मीटिंग तो होती है फर्स्ट जनरल मीटिंग। जब फर्स्ट जनरल मीटिंग आपने एजीएम करवा ली तो फिर स्टैट्यूटरी मीटिंग बाय डेफिनेशन हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये सेकंड हो जाएगी फिर करवाएंगे तो। ठीक है, तो अगर एजीएम आपने पहले करवा ली तो फिर समझा जाएगा एजीएम में ही स्टैट्यूटरी मीटिंग वाले सारे मामला हल हो गए। भाई क्लियर हुआ ये कंसेप्ट? नहीं क्लियर हुआ कंसेप्ट जी? हाँ, नहीं वो 1 साल बाद, लेकिन पहली जनरल मीटिंग कब होगी ये 1 साल बाद जरूरी नहीं है। स्टार्ट कहां से करें? स्टार्ट तो आप 2 महीने बाद से कर सकते हैं। सब्सिक्वेंट एजीएम 1-1 साल के बाद होगी ना तकरीबन। ठीक है, पहली जनरल मीटिंग जो है इसमें तो 1 साल का असूल नहीं है कि पहली एजीएम कंडक्ट करवाने के लिए इन कारपोरेशन के बाद साल का इंतजार करना पड़ेगा। नहीं नहीं, कहता स्टार्टिंग पॉइंट एजीएम, पहली एजीएम कब करवानी है ये तुम डिसाइड कर लो। ठीक है, उसके बाद फिर हमने हर साल कंडक्ट करवाने। लॉ में याद रखे फर्स्ट का और सब्सिक्वेंट का नॉर्मली ये रूल डिफरेंट होते हैं। आगे चल के हम पढ़ेंगे भाई फर्स्ट चीफ है फर्स्ट। अब देखें डायरेक्टर का नॉर्मली रूल क्या है, कौन डायरेक्टर को अपॉइंट करता है? हाँ, फर्स्ट डायरेक्टर का रूल डिफरेंट है। फर्स्ट डायरेक्टर होते हैं जो सब्सक्राइबर, लेकिन बाद में जब डायरेक्टर अपॉइंट करने होते हैं उनका रूल डिफरेंट है, वो फिर शेयर होल्डर डिसाइड करते हैं। इसी तरह आगे चल के हम पढ़ेंगे फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव की अपॉइंटमेंट का रूल हो सकता है डिफरेंट हो, सब्सिक्वेंट का रूल डिफरेंट हो। आगे चल के हम पढ़ेंगे फर्स्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट का रूल डिफरेंट है, सब्सिक्वेंट का रूल डिफरेंट हो सकता हो। इसी तरह फर्स्ट एजीएम का रूल डिफरेंट और सब्सिक्वेंट एजीएम का रूल डिफरेंट। तो फर्स्ट के लिए 1 साल इंतजार करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट एजीएम के लिए 1 साल इंतजार करने की जरूरत पहले भी हो सकती है, और अगर वो स्टैट्यूटरी मीटिंग से भी पहले हो जाए तो फिर स्टैट्यूटरी मीटिंग की जरूरत। तो बताइए पहली स्टैट्यूटरी मीटिंग कब कंडक्ट होगी? 9 months फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और 180 days फ्रॉम। इसको आपने सिंप्लीफाई करके 6 months नहीं करना, ना ही इसको सिंप्लीफाई करके 270 days करना है। लॉ में जो प्रोविजन उसने जैसे लिखी होती है डेज मंथ्स वगैरह हम उसको एज इट इज रिपोर्ट करते हैं। प्रैक्टिस है, ठीक है, प्रैक्टिस है। भाई क्लियर हो गई ये बात? आगे चलते हैं। भाई इसमें डिस्कस क्या किया जाता है? इसमें एक रिपोर्ट डिस्कस की जाती है जिसे क्या कहते हैं? स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। अब यहां से अगली कहानी शुरू हो गई। ये स्टैट्यूटरी रिपोर्ट क्या होती है? स्टैट्यूटरी रिपोर्ट ऐसी रिपोर्ट होती है जिसमें कंपनी की इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड मामला डिस्कस होते हैं। आपको पता है स्टैट्यूटरी मीटिंग का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? उसकी कंपनी की इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड इश्यूज को डिस्कस करना। ठीक है, ये एक यूनिक किस्म की जनरल मीटिंग है। इसमें जो मैटर डिस्कस होते हैं वो बस इसी में होते हैं और किसी मीटिंग में नहीं होता। क्या अब आप कहेंगे सर इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड क्या मैटर्स हो सकते हैं, एग्जाम्पल से बताएं तो समझ आएगी ना। हमने कहा लीजिए एग्जाम्पल लीजिए, जैसे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, आपने कितने शेयर्स अलॉट किए, कितने कैश में किए, कितने कैश के अलावा अदर देन कैश कंसीडरेशन। आपको पता है हम फिक्स मशीनरी कंपनी को देके उससे शेयर भी खरीद सकते हैं। आपको पता है इस बात का? शेयर्स कैश में भी इशू किए जा सकते हैं, इन काइंड भी। वो कहता है स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में पहली चीज क्या लिखी होगी, कंपनी ने टोटल कितने शेयर इशू किए, ताकि हर शेयर होल्डर को पता हो भैया टोटल शेयर होल्डर कितने हैं, कितने मेरे पास कितने शेयर्स हैं, इसके पास कितने परसेंट शेयर्स हैं, मेरे पास कितने परसेंट शेयर हैं। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड कैश में या अदरवाइज देन इन कैश, वो लिखे होंगे। फिर क्या लिखा, टोटल कैश रिसीव्ड, भाई शेयर इशू किए उनके केस में कैश कितना रिसीव हुआ। अच्छा बताइए क्या जितने शेयर इशू किए उन्हें फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दे तो कैश रिसीव्ड नहीं आ जाएगा? वो जरूरी है? हाँ जरूरी नहीं है भाई कैश ही किए हो सकता है आपने अदरवाइज देन इन कैश किए हो, इन काइंड जिसे कहते हैं। ठीक है, हाँ सिगरेट भी लेके गया 10 शेयर इशू कर दिया, भाई सिगरेट नहीं भैया कोई मशीनरी कोई एसेट होगा, कौन सी कंपनी है एक सिगरेट के बदले में 100 शेयर दे रही है। शाबाश। चलिए आगे चलते हैं। समरी ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट।
अच्छा, बता सकते हैं टोटल कैश रिसीव्ड में और समरी ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स में क्या फर्क है? हाँ, रिसीव्ड किसी और चीज से भी हो सकता है, और खास तौर पे चलो रिसीव चाहे शेयर से ही हुआ है, भाई पेमेंट भी आ रही है यहाँ पे, भाई पैसे दिए किस किस को? वो शेयर होल्डर्स कह रहे हैं भाई हम लोगों ने पैसा दिया जो तुम लोगों को डायरेक्टर्स को, तो भैया बताओ तो सही वो किधर किधर खर्च किया है। समरी ऑफ रिसीट एंड पेमेंट। अच्छा, अब यहां पे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे एंड पे आके, और आपने अगर तो सही तरीके से ये एलिमेंट्स को पढ़ा हुआ ना, किस चीज के एलिमेंट थे ये? स्टैट्यूटरी रिपोर्ट के एलिमेंट, तो फिर आंसर कर सकेंगे, वरना नहीं कर सकेंगे। अगली, पर्टिकुलर्स ऑफ डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव वगैरह, यानी क्या कह रहा है? स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में क्या लिखा होगा? डायरेक्टर कितने होंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव कितने होंगे? नहीं, चीफ एग्जीक्यूटिव एक ही होता है, और डायरेक्टर एक से ज्यादा हो सकते हैं। है कौन? पर्टिकुलर्स का मतलब है कौन, कहाँ रहते हैं, नाम क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, ये चीजें, उम्र भी, ठीक है, शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ लगा दे। चलें, पर्टिकुलर्स। इसके बाद कंपनी अफेयर एंड बिजनेस प्लान। यहां पे अफेयर्स का मतलब है मामलात, कंपनी के मामलात, और अभी तक के जो अफेयर, और बिजनेस प्लान, आगे क्या करने जा रहे हैं, आगे क्या प्लान है हमारा, ठीक है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इसमें बताएंगे, सर देखिएगा हम नया प्रोजेक्ट लगाने लगे हैं, ठीक है। पर्टिकुलर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर टू बी मॉडिफाइड। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि प्रोस्पेक्टस में शेयर इशू करते हुए हम बड़ी मशहूरियां कर देते हैं कि सर देखिए हमारे पास ये बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, ये बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, हमारे पास सीबैक का कॉन्ट्रैक्ट है, और बाद में कहते हैं नहीं सर इसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन करनी है, कॉन्ट्रैक्ट तो है 200 मिलियन का नहीं है, 2 लाख का है, मॉडिफिकेशन। तो चूंकि वो शेयर होल्डर को फिर पता होना चाहिए कि भाई हमें प्रोस्पेक्टस में आपने क्या दिखाया, अब आप मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, शेयर होल्डर की अप्रूवल की जरूरत होती है। इसके बाद पर्टिकुलर एक्सटेंट ऑफ कैरिंग आउट और नॉट कैरिंग आउट ऑफ अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। अब ये अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, इनकी तरफ हमें जाने की कतन कोई जरूरत नहीं। पर्टिकुलर्स ऑफ कमीशन पेड अगेंस्ट शेयर्स अलॉटेड टू डायरेक्टर्स। बाज़ औक़ात हम शेयर इशू करते हैं तो जो पार्टी हमारी हेल्प करती है ना शेयर इशू करने, उसको कमीशन भी देते हैं। जैसे कोई बंदा हमारी चीजें बेच दे उसको कमीशन देते हैं कि नहीं देते हैं? तो डायरेक्टर अगर कहे सर आपके 1 लाख शेयर बेच दूं मुझे कमीशन दोगे, हमने कहा बिल्कुल, उन्होंने कहा मुझे ही दे दो, फिर मैं ही खरीद लेता हूं। तो अब कमीशन देंगे ना दें, अभी देना चाहिए ना। तो अगर शेयर इशू किए हैं डायरेक्टर्स को और उस पर कमीशन, तो वो बता देंगे। भाई यहां तक क्लियर हो गई बात? चलिए, अब आपको पता चल गया कि 8 एलिमेंट्स है। एक क्वेश्चन जो हमें बताएगा हमने एलिमेंट्स को समझा है कि नहीं सही तरीके से, इनमें से वो कौन से वाले 3 एलिमेंट्स हैं जो प्राइमरीली पैसों से कंसर्न डील करते हैं, फाइनेंशियल मैटर्स हैं, जो 100% फाइनेंशियल मैटर्स। पहले 3 मैटर्स, ठीक है। बाकियों में भी हो सकता है कहीं पे जाके इनडायरेक्टली कोई इन्वॉल्वमेंट, लेकिन बड़े वाले ही हैं। तो बताइए क्या फाइनेंशियल मैटर्स अगर डायरेक्टर शेयर होल्डर के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं तो उन्हें किसी क्लर्क के साइन करवा के उनके सामने प्रेजेंट कर देने चाहिए कि अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए? और क्या फिर इनको एक एक्सपर्ट इंडिपेंडेंट पर्सन से वेरीफाई नहीं करवा देना चाहिए, उससे रिपोर्ट भी लेनी चाहिए? बिल्कुल, वो जो इंडिपेंडेंट पर्सन होता है ना, जो इन 3 मैटर्स को चेक करके रिपोर्ट देता है कि ये मैटर सही है, क्योंकि शेयर होल्डर को खतरा होता है कि भाई हमने जो पैसे दिए, शेयर्स लिए थे पैसे, कहीं ये ना हो कि इन्होंने आधे पैसे खा लिए और रसीद में आधे पैसे दिखाए हों। उनको ये भी खतरा होता है कि पेमेंट में जितने पैसे दिखा रहे हैं कि पेमेंट कर दी, पता नहीं आधे पैसे जेन्युइन हो और आधी पेमेंट फेक हो। तो तसल्ली करने के लिए वो कहते हैं कि जी किसी इंडिपेंडेंट पर्सन से चेक करवाएं ये वाले 3 मैटर्स, बाकियों को चेक करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनमें कोई गड़बड़ नहीं करेगा। गड़बड़ अगर डायरेक्टर करना चाहेंगे तो किन मैटर्स में कर सकते हैं? ऊपर वाले 3 में। ये फाइनेंस रिलेटेड मैटर्स हैं। इसलिए लॉ कहता है पहले नंबर पे तो डायरेक्टर्स सर्टिफाई करें। क्या करें?
इस रिपोर्ट को सर्टिफाइड होना चाहिए, इस रिपोर्ट को क्या होना चाहिए, सर्टिफाइड होना चाहिए। अब सर्टिफाई कौन करेगा उसकी तरफ आते हैं। सर्टिफाई क्यों होना चाहिए, ताकि कंपनी के जो मैनेजमेंट डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव वगैरह हैं उनकी तरफ से लोग जिम्मेदारी लें कि सर हम सर्टिफाई करते हैं ये ठीक है, अगर इसमें गलती निकली हम जिम्मेदार हैं। बताइए जो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट सर्टिफाइड है वो ज्यादा रिलायबल है कि नॉन सर्टिफाइड। तो इसको सर्टिफाई का मतलब क्या होता है, साइन करने उसके ऊपर भैया, और कोई मतलब नहीं। सर्टिफाई का मतलब क्या होता है, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट पे साइन करना। कौन साइन करेगा, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और कम से कम एक डायरेक्टर, कम से कम एक। दूसरे डायरेक्टर भी करना चाहे कर ले, लेकिन कोई पागल है अपनी जिम्मेदारी लेगा, क्योंकि साइन करने का मतलब आप जिम्मेदारी ले रहे हैं, ये ठीक है, गलत निकली तो हम जिम्मेदार होंगे। तो नॉर्मली फिर एक ही डायरेक्टर करता है, एक चीफ एग्जीक्यूटिव तो होता ही एक है, डायरेक्टर में से कम एक डायरेक्टर करे सर्टिफाई। अगर लिस्टेड कंपनी है सीएफओ भी करे, क्योंकि सीएफओ भी पैसों का मामला है। सीएफओ सीईओ में फर्क है, ये तो आपको पता होगा। हायर पोजीशन पे कौन है, करेक्ट। बिजनेस मैनेजमेंट में पढ़ा आपने, वैसे ही पता है आपको, चलिए अच्छी बात है। तो अगर मुझे बताइए, अगर सर्टिफाई किसने करना है, अनलिस्टेड कंपनी है, किसने सर्टिफाई करना है, सीईओ और वन डायरेक्टर, और सीएफओ ने नहीं करना। अनलिस्टेड के केस में सीएफओ ने सिर्फ लिस्टेड के केस में करना। ऑडिटर की रिपोर्ट भी लेनी है, किसके ऊपर, पूरी स्टैट्यूटरी रिपोर्ट के ऊपर, पहले 3 मैटर्स के ऊपर। किस के ऊपर, शेयर्स वाले पॉइंट के ऊपर, कैश रिसीट वाले के ऊपर। वो पूरी लाइन दोबारा नहीं छाप रहा, क्योंकि आपको पता ही है, पढ़ी। क्या ये स्टैट्यूटरी रिपोर्ट फाइल भी करनी है किसी को? अच्छा याद रखें, एक कंसेप्ट होता है सेंड करना, एक कंसेप्ट होता है फाइल करना, दोनों में फर्क है। जब हम मेंबर्स को सेंड करते हैं ना कोई चीज, मेंबर को भिजवाते हैं, इसके लिए वर्ड यूज करते हैं सेंड की हमने ये चीज। लेकिन जब रेगुलेटरी अथॉरिटी जैसे रजिस्ट्रार, जैसे एससीसीपी, जैसे स्टॉक एक्सचेंज, इनको भिजवाते हैं तो हम टर्म यूज करते हैं फाइल की। तो बताइए, क्या स्टैट्यूटरी रिपोर्ट किसी को फाइल भी करनी है? किसको, मेंबर्स को? और नहीं, मेंबर को तो भिजवानी है, तो फाइल किसको करनी है? जैसे ही मेंबर्स को स्टैट्यूटरी रिपोर्ट सेंड करें, एक कॉपी रजिस्ट्रार को भी फाइल कर दें। शाबाश, फाइल कर दें। भाई बात समझ आई? स्टैट्यूटरी मीटिंग क्लियर हो गया? नहीं भाई, स्टैट्यूटरी मीटिंग में हमने क्या सीखा, किन कंपनीज ने कंडक्ट करवानी है, किसने कंडक्ट करवानी है? पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, कन्वर्सेशन, पब्लिक कंपनी। बताइए कब कंडक्ट करवाई जाएगी? Within 9 months from the date of incorporation or within 180 days from certificate of commencement of business, whichever is earlier। और कब स्टैट्यूटरी मीटिंग कंडक्ट नहीं करवानी? अगर एजीएम पहले हो जाए। स्टैट्यूटरी मीटिंग में क्या डिस्कस होता है? रिपोर्ट। अब रिपोर्ट की कहानी जरा समझते हैं। रिपोर्ट में कौन कौन सी चीजें डिस्कस होती हैं? ये वाली 8, जिनमें पहले वाली 3 सबसे अहम है। ये पहले वाली ये याद करनी है आपने। सर्टिफाई कौन करता है स्टैट्यूटरी रिपोर्ट को? प्लस एटलीस्ट 1 डायरेक्टर प्लस सीएफओ अगर लिस्टेड कंपनी का केस हो। ऑडिटर्स रिपोर्ट किन मैटर्स पे लेनी है? फाइलिंग किसको करनी है? कब करनी है? जैसे ही सेंड करेंगे मेंबर्स को। चलिए, ये था हमारा आज का लेक्चर।